नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के साथ जुड़ने से आपका क्या लाभ होगा? तो सुनिए, लाभ यह होगा कि आप जो भूलने की शिकायत करते हैं तो भूलना भूल जाएंगे। आज से यह इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं रोज़ 15 क्वेश्चंस लेकर आपके सामने रखूंगी। यह सिर्फ 15 क्वेश्चंस न होकर बल्कि ये लगभग 7 से 80 प्रश्न या फिर 100 प्रश्नों तक हो जाएंगे। आपको डेली सेट से जुड़े रहना है, यह आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको 2 ऑप्शन से ही मिलेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। चलिए देखते हैं। यह रहा हमारा पहला प्रश्न। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल? आप बताइए, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन बी यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल। चलिए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। इनका उपन्यास कौन कौन सा है? इनका उपन्यास हो जाएगा बाण भट्ट की कथा, बाण भट्ट की कथा की आत्मकथा, और क्या हो जाएगा? चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। क्या हो जाएगा? पुनर्नवा। नाम दास का पोथा, दास का पोथा। यह सब क्या है? इनका उपन्यास है। क्या क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आनामदास का पोथा। यह क्या हो जाएंगे? उपन्यास। यह एक ललित निबंधकार है। एक ऐसे निबंधकार हैं, ललित निबंधकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इनका देखते हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? हो जाएगा कुटज। क्या हो जाएगा? कुटज, अशोक के फूल, अशोक के फूल, और हो जाएगा एक कल्पलता, और हो जाएगा कल्पलता। यह क्या हो जाएंगे? निबंध संग्रह। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? कुटज, अशोक के फूल और कल्पलता। और अगला देखते हैं आलोचक ग्रंथ कौन कौन से हैं। ये हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उद्भव व विकास, और क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास। और एक हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका नहीं बल्कि किनका हो जाएगा? शुक्ल जी का है। किसका हो जाएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का। इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक रचनात्मक ग्रंथ हो जाएगा हमारा कबीर। कौन सा हो जाएगा? कबीर। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी एलटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपने अगले यानी कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध आलोचनात्मक यानी कि आलोचना ग्रंथ कौन कौन सा है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग जानते ही हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सी बुक है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला देखते हैं चिंतामणि। इन्हीं की फेमस रचना है क्या? चिंतामणि। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और एक हो जाएगा त्रिवेणी। त्रिवेणी में आप लोग कमेंट कर यह बताइए कि त्रिवेणी में किन 3 कवियों की चर्चा की गई है। कमेंट कर बताते रहेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप लोग। चलिए देखते हैं। एक रहा इनका रस मीमांसा, और क्या हो जाएगा? रस मीमांसा। क्या हो जाएगा? रस मीमांसा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंद्र युग का अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल या फिर सुधार काल? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र?
इसमें कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। किसकी? कवि वचन सुधा पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। चलिए जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इनका नाटक, सबसे पहले किनको देखते हैं? नाटक को। कौन कौन से नाटक इम्पोर्टेंट हैं? भारत दुर्दशा सबसे इम्पोर्टेंट वाला कौन सा है? भारत दुर्दशा। और कौन कौन से हो जाएंगे? अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। यह काफ़ी ज़्यादा इनके इम्पोर्टेंट नाटक हैं। अगला देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। इनका कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है? कुमार संभव सार। इनका कौन सा हो जाएगा? कुमार संभव सार। और हो जाएगा विनोद, विनय विनोद, विनय विनोद, गंगा लहरी। और एक हो जाएगा गंगा लहरी। और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा रसरज्ञ रंजन साहित्य। अगला देखते हैं साहित्य सीकर। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कालिदास की निरंकुशता। कालिदास की निरंकुशता, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? साकेत को और प्रियप्रवास। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि प्रियप्रवास। साकेत के राइटर कौन हो जाएंगे? साकेत की रचना की है मैथिली शरण गुप्त। किसने की है? मैथिली शरण गुप्त। कब? 1931 में। और प्रियप्रवास की रचना किसने की है? हरिऔध। किसने की है? हरिऔध। इन्होंने कब की है? यह हो जाएगा 1914 ईस्वी में। कब किए हैं? 1914। इसमें साकेत में कितने सर्ग हो जाएंगे? 12 सर्ग। और प्रियप्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। और देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। इसमें किसका वर्णन किया गया है? उर्मिला और साकेत में उर्मिला और लक्ष्मण का वर्णन किया गया है। इसमें 9वें सर्ग में वर्णित किया गया है, उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। 9वां सर्ग इम्पॉर्टेंट है कि 9वें सर्ग में क्या है? उर्मिला के विरह का वर्णन। और साकेत को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साकेत को पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। और प्रियप्रवास में कितने सर्ग हैं? 17। कब इसकी रचना हुई थी? 1914 में। यह खड़ी बोली का क्या है? प्रथम महाकाव्य है। अगला ऑप्शन यानी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला? 1900 या 1903? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 1903 में संभाला। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम लोग जान ही लेते हैं। कौन महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, हमने पहले भी ये भी देखा है अगले ऑप्शन में। तो फिर से देख लेते हैं। कुमार संभव सार, गंगा लहरी, विनय विनोद। और इनका आलोचना ग्रंथ है पुस्तक रसरंग रंजन। कौन सा हो जाएगा? रसज्ञ रंजन। और हो जाएगा कालिदास की निरंकुशता। कालिदास की निरंकुशता। और एक तो हो जाएगा साहित्य सीकर। और अगले ऑप्शन यानी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है?
किसे स्वीकार किया जाता है, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रानंदन पंत। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जयशंकर प्रसाद को स्वीकार किया जाता है। चलिए जानते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो सबसे पहले इनका महाकाव्य ही देख लेते हैं, इनका कौन कौन सा महाकाव्य है। इनका महाकाव्य में कौन सी इम्पोर्टेंट है, कामायनी। अभी बात कर लेते हैं कामायनी। कामायनी और कौन कौन से नाटक में बात कर लेते हैं। कौन कौन से नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सौमिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सब क्या है, नाटक है। अब कहानी संग्रह की बात कर लें, आकाशदीप क्या हो जाएगा, आकाशदीप, आंधी, अगला हो जाएगा आंधी, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल, क्या हो जाएगा, इंद्रजाल। और अगले ऑप्शन यानी कि सुमित्रानंदन पंत के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को सुकुमार कवि कहा जाता है और इनका कौन कौन सी रचनाएं हैं, चिदम्बरा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना कौन सा है, चिदम्बरा, जिसे पुरस्कार भी कौन सा पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे पल्लव, कौन सा हो जाएगा, पल्लव, फिर गुंजन, वाड़ी, अगला और इम्पोर्टेंट ग्रंथि, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं जैसे कि युगांत, कौन सा हो जाएगा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ग्राम्य है, ध्यान रखिएगा, ग्राम नहीं है। और हो जाएगा लोकायतन, लोकायतन, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, लोकायतन। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रानंदन पंत को। अभी हमने ही देखा है कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का क्या बोला जाता है, सुकुमार कवि। अभी सुमित्रानंदन पंत के बारे में तो जान ही गए हैं कौन कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उनकी कौन सी रचनाएं हैं, पल्लव, गुंजन, वीणा, ग्रंथि, और युगांत, युगवाणी, ग्राम्य और लोकायतन। अब अगली बात कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। सबसे पहले निराला जी को हम लोग क्रांतिकारी कवि के नाम से जानते हैं, क्रांतिकारी कवि, कौन से कवि, क्रांतिकारी। और इनका काव्य कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, एक तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरोज, स्मृति, कुकुरमुत्ता, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी जस्ट पूछा गया था, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, कुकुरमुत्ता। और क्या हो जाएगा, परिमल, अनामिका, अनामिका, अनामिका। और क्या हो जाएगा, गीतिका, तुलसीदास, सबसे इम्पोर्टेंट तुलसीदास। ये सब क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है, रचनाएं हैं। अब इनका उपन्यास देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपन्यास क्या है, अप्सरा, अप्सरा, फिर अलका। और कहानी संग्रह की बात कर लें, लिली, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहानी संग्रह में, कहानी संग्रह में चतुरी चमार, चतुरी चमार। और अपना अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
क छायावाद की किस कवयित्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है? महादेवी वर्मा या फिर सुविधा कुमारी चौहान? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महादेवी वर्मा को छायावाद की कवयित्री के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इनकी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा पे इनको क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। और रेखा चित्र में देखते हैं इनका हो जाएगा अतीत के चलचित्र और हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, स्मृति की क्या रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब क्या है इनकी रेखाचित्र या संस्मरण कह लें। अगला देखते हैं सुविधा कुमारी चौहान के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी सबसे फेवरेट कविता कौन सी हो जाएगी? झांसी की रानी और त्रिधारा, अभी जस्ट पूछा गया था ELT के एग्जाम में। त्रिधारा किसकी रचना है? सुविधा कुमारी चौहान। बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, इनकी सब रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यही लगता है दोबारा रिपीट हो गया है। कामायनी काव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 12 या फिर 15? तो कामायनी काव्य में कुल कितने सर्ग हैं? ये हो जाएगा हमारा कामायनी में हो जाएंगे 15 सर्ग। कामायनी की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद। किसने की है? जयशंकर प्रसाद। कब की है? 1935 में। 1935 में किसकी रचना की गई है? कामायनी की। किसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसमें कितने सर्ग हैं? 15। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1936 या फिर 1940 में? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। इसके अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। पहले अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद ने उसी बैठक में कहा था, साहित्य की कसौटी कब मनोरंजन नहीं बल्कि कर्म और जीवन की सच्चाई होगी। क्या बोले थे? साहित्य की कसौटी अब मनोरंजन नहीं बल्कि कर्म और जीवन की क्या होगी? सच्चाई होगी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता कविता के रचयिता कौन है? निराला या फिर नागा अर्जुन? अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कुकुरमुत्ता के राइटर कौन है। ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे जानते हैं नागा अर्जुन के बारे में। नागा अर्जुन इनकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है? युगधारा। क्या है? युगधारा। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, ये सब क्या है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं भस्मांकुर। इन्हीं का क्या है? भस्मांकुर। अब उपन्यास की बात कर लेते हैं। उपन्यास में बलचनामा रतिनाथ की चाची और बाबा बटेश्वर नाथ, ये सब क्या है? उनके उपन्यास। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अज्ञे या फिर मुक्तिबोध? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अज्ञे कौन से हैं? प्रयोगवाद के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। तो चलिए अज्ञे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं?
इन्हें प्रयोगवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरी घास पे छड़ भर, हरी घास पर छड़ भर, इत्यलम। और इनके उपन्यास को देख लेते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी, यह जीवनी नहीं है बल्कि क्या है, उपन्यास है। भ्रम बस पूछा जा सकता है। नदी के द्वीप, उपन्यास क्या हो जाएंगे, नदी के द्वीप। अपने अपने अजनबी, ये सब क्या है, उपन्यास। अब अगले ऑप्शन यानी कि मुक्तिबोध के बारे में जान लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल। अंधेरे में, अगला क्या हो जाएगा, अंधेरे में। ब्रह्म राक्षस, इनका भी है, ब्रह्म राक्षस। आलोचना वाली पुस्तक हो जाएगी कामायनी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कामायनी नहीं, कामायनी एक पुनर्विचार। अगर पूछेगा कामायनी किसकी रचना है तो जयशंकर प्रसाद। पूछेगा कामायनी एक विचार, पुनः एक विचार, तो हो जाएगा मुक्तिबोध। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943 या 1951? यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1943। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती या फिर नरेश मेहता? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि धर्मवीर भारती। इनका कौन सी रचना है, अंधा युग। आगे देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। कनुप्रिया, क्या हो जाएगा, कनुप्रिया। 7 गीत वर्षा। अब उपन्यास की बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उपन्यास है गुनाहों का देवता। कौन सा हो जाएगा, गुनाहों का देवता। एक और इम्पोर्टेंट उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं यानी कि नरेश मेहता की बात कर लेते हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं इम्पोर्टेंट है। एक तो हो जाएगी संशय की बात, नरेश जी हैं तो कैसी बात करेंगे, संशय की बात करेंगे। नौ पाखी सुनो, वन पाखी सुनो। बात संशय की रहेगी तो वन में जाना पड़ेगा। महाप्रस्थान सबरी, अगला हो जाएगा महाप्रस्थान सबरी। और इनका एक उपन्यास है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यह पथबंधु था। उपन्यास क्या हो जाएगा, यह पथबंधु था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आंचलिक उपन्यास है। एक काफ़ी रटा रटाया क्वेश्चन है। नई कविता का प्रथम प्रयोग किसने किया था, अज्ञेय या फिर जगदम्बिका प्रसाद? तो किसने किया था, अज्ञेय ने। तो अज्ञेय के बारे में हम लोग पहले भी जान ही चुके हैं। इनकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं।
चलिए एक बार और देख लेते हैं। इन्हें प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। आंगन के पार द्वार हैं, कितनी नाव में कितनी बार है, हरी घास के क्षणभर इत्यलम। और इनका उपन्यास क्या है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। ये सब क्या है? आगे की रचनाएं। अब बात कर लेते हैं जगदम्बिका प्रसाद की। तो जगदम्बिका प्रसाद के बारे में देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट है। तो इनकी इम्पोर्टेंट रचना है कल्लोलिनी, और हो जाएगा नवोदिता, हितैषी सप्तक। ये सब क्या है? इनकी 3 रचनाएं हैं, कल्लोलिनी, नवोदिता, हितैषी सप्तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? किस कवि को एक भारतीय आत्मा के रूप में जानते हैं? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को क्या जानते हैं? एक भारतीय आत्मा के रूप में जानते हैं। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी कविता इनकी हो जाएगी पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। और हो जाएगा हिम किरीटिनी, और एक हो जाएगा हिम तरंगिणी, वेडुलो गुजे धरा। यह इनकी सब क्या हो जाएंगी? रचनाएं। अगले ऑप्शन यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की बात कर लेते हैं। इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी कौन कौन सी हो जाएंगी? कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी रचना को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। हुंकार, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की क्या है? प्रतीक्षा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। इनको किस पे मिला था? इनको पुरस्कार किस रचना पे मिला था? ये हो जाएगा हिम तरंगिनी। अभी ऊपर हमने देखा है, हिम तरंगिनी को मिला था 1955 में। कब मिला था? 1955 में। सुमित्रा नंदन पंत की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं? इन्हें सुकुमार कवि भी कहते हैं, और उनका नाम से इनकी रचना चिदम्बरा के लिए अभी क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कौन कौन सी रचनाएं हो जाएंगी? पल्लव, गुंजन, वाड़ी, ग्रंथि, और युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, लोकायतन। ये सब क्या है? इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार के लिए अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इनको नवाजा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? धूमिल का है या फिर मुक्ति बोध? तो संसद से सड़क तक कौन से हो जाएंगे इसके काव्य संकलन? धूमिल। कौन हो जाएंगे? धूमिल। चलिए धूमिल के बारे में हम लोग जानते हैं। इनकी सबसे पहले ही रचना यही है, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। और कौन सी इम्पोर्टेंट है? कल सुनना मुझे। और मुक्तिबोध के बारे में देख लेते हैं। इनकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं? चांद का मुंह टेढ़ा, क्या हो जाएगा? चांद का मुंह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, एक हो जाएगा अंधेरे में। इनकी आलोचना कौन सा है?
कामायनी। एक पुनर्विचार। एक पुनर्विचार। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। तो आप लोग बताएं कि यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना कारगर साबित होगा। क्या बार बार जब आपके सामने रचनाएं आएंगी तो आप लोगों को यह सब रचनाएं क्या होंगी, याद हो जाएंगी, तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।